साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, मगर 3 दर्जा आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद बहुत मजबूत डालना चाहते थे, जिसपे आलीशान महल से 1 साल का काम 2 साल में, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार रहे? मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जंग से अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते, और कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए किताबों पर, कॉपियों पर कुत्ते, बिल्ली, चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिखा, कभी एक ही शेर बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत लिखी देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाई, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयतु राधेश्याम, 1 घंटे तक। और इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई हल निकाल सकूं, मगर असफल, और उनसे पूछने का साहस ना। वो नवी जमात में थे, मैं छठी में, और उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं भी साथी मिल जाए तो कहना ही क्या। कभी 4 दीवार पर चढ़कर हम लोग कूद रहे हैं, और कभी फाटक पर बैठकर आगे पीछे होते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे पर आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरा खून सूख जाता। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसके जवाब में मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से ये बात क्यों ना निकलती थी कि बस थोड़ा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन ये कह देता कि मुझे मेरा राज सुनता है, और इसके जवाब में भाई साहब के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि स्नेह और रोष से भरे शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हरफ नहीं आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई आसान है? अगर आसान होती तो हर कोई अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। अंग्रेजी पढ़ने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, दिल का खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर विद्या आती। और आती क्या है? कहने को तो आती, अरे बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, तो हम तुम क्या है? बोलना तो अलग सी बात है। मैं तो कहता हूं तुम इतने बड़े घोंगा, मुझे देख कर भी समझ नहीं लेते तुम। मैं दिन रात पढ़ाई करता रहता हूं, कभी तुमने मुझे देखा है कि वो खेल तमाशा देखने गया हूं मैं? कितने ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते रहते हैं, मैं पास नहीं फटकता। दिन रात बस मैं पढ़ाई करता रहता हूं। एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पर रहता हूं। तुम्हें क्या लगता है इस तरह हंसी खेल में समय गवाकर तुम पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगता है, तुम जिंदगी भर एक ही दर्जे पर सड़ते रहोगे। अगर इसी तरह तुम्हें समय गवाना है तो बेहतर है तुम घर चले जाओ। यूं अपनी उम्र यहां मत गवाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। क्यों दादा की गाड़ी कमाई इसमें बर्बाद करते हो? मैं ये
ललकार सुनकर आंसू बहाने लगे। जवाब दिया, अपराध तो मैंने किया, लकार कौन सा? भाई साहब उपदेश देने की कला में बिल्कुल नहीं होते, ऐसी ऐसी लगती बातें बोलते, ऐसे ऐसे सूखती बात चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इतनी जी तोड़ मेहनत करने की शक्ति मैं अपने अंदर ना पाता था और निराशा में कभी ये सोचता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते का नहीं है उसमें हाथ डालकर क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी शक्ति मैं अपने अंदर ना पाता। फिर सालाना इम्तिहान, भाई साहब फेल हो गए। मैं पास हुआ और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और भाई साहब के बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब तो आए, आप बोलूं कहां गई आपकी वो तपस्या? अरे मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। पर भाई साहब इतना दुखी थे कि मुझे उन पर दया आई और उसके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जा समझ जाना। जबान से हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से यह साफ जाहिर था कि मुझ पर भाई साहब का वो रौब अब ना रहा। भाई साहब बेबी से भाग गए। उनकी सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी। एक दिन जब दिन का सारा समय मैं गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार उठा ली और मुझ पर टूट पड़ी। देख रहा हूं इस साल तुम पास क्या में हो गए हो, दर्जे में अव्वल क्या गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। भाई साहब घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा है, तो तुम्हारी क्या हस्ती? रावण का इतिहास तो तुमने पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया है? बड़े बड़े देवता उसके गुलाम थे, वरुण देव वायुदेव उसके दास थे, और अंत में क्या हुआ? उसके घमंड ने उसका सर्वनाश कर दिया। चुल्लू भर पानी देने वाला कोई नहीं था। मैं तो कहता हूं आदमी चाहे कितने कुकर्म करे लेकिन घमंड ना करे, इतराए नहीं, अभिमान हुआ नहीं कि दीन दुनिया से हटाया। शैतान के बारे में तो तुमने पढ़ा ही होगा, उसको इस बात का घमंड था कि वो ईश्वर का सबसे सच्चा भक्त है, लेकिन हुआ स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया। शाही रूप में घमंड किया तो क्या हुआ? मांग मांग करना। और तुमने तो केवल अभी एक दर्जा पास किया है और तुम्हारा सर सातवां आसमान में पहुंच गया। मैं तो कहता हूं तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई और ये बटेर बार बार नहीं लगेगी। गिल्ली डंडा के खेल में अचानक कभी कभी तुक्का लग जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सफल खिलाड़ी हो गया। सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका निशाना कभी न चूके। मेरे दर्जे में आओगे ना तो ये ज्योमेट्री और अलजेब्रा के लोहे के चने चमाने, इंग्लिश कांड का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अरे बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान बात नहीं है। 8 हेनरी हुए हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के जमाने में हुआ याद रखना कोई आसान बात है? ऊपर से वो दर्जनों विलियम्स, दर्जनों जेम्स हैं और कौड़ियों चार्ल्स। कहने के बाद इन सबका नाम याद रखना कोई आसान चीज है? उसके बाद एक के बाद 2 तेरम चहरम पंचम लगाते चले। अरे मुझसे पूछ लेते 10-15 लाख तो मैं ही नाम गिना देता। और ज्योमेट्री की बात करें तो बस खुदा की पनाह समझो। आ की जगह आ जा लिख दिया, सारे नंबर कट, सफा चट,
लेकिन नहीं, परीक्षकों को तो वही कहना है जो पुस्तक में लिखा है। आपको वही लिखना पड़ेगा। वो तो चाहते हैं कि एक एक अक्षर रट ले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख रखा है। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अब बताइए, बस आप कॉपी लेकर बैठिए, कलम उठाइए और रोइए उसके नाम को। अरे भाई, कौन नहीं जानता है कि समय का पाबंद होना बहुत अच्छी बात है। इससे आपके जीवन में संयम आता है, लोगों को आपके प्रति स्नेह होता है, कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन भाई, जरा सी बात की 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत है? जिस शब्द को एक ही वाक्य में कही जा सकती है, उससे 4 पन्ने बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अनर्थ तो तब हो जाता है जब ये कहते हैं कि संक्षेप में लिखिए। अब बताइए, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखिए जो 4 पन्ने से कम का ना हो। ये तो कौन ने संक्षेप में लिखने कह दिया। अगर कहीं संक्षेप में ना लिखना तो 100-200 पन्ने लिखने पड़ते हैं। हद है भाई, कमाल है। लेकिन अगर आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो ये सब खुरापात आपको पढ़नी पड़ेगी। लाला, जब मेरे दर्जे में आओगे ना तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा। अभी तो केवल 1 दर्जे में पास हो गए तो तुम्हारा सिर फिर गया है। इसलिए कह रहा हूं, लाख तुम मेरे 1 दर्जे नीचे आ गए हो, लेकिन मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, जिंदगी में मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। इसलिए कहता हूं, मेरी बात गिरह मानिए, वरना पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, वरना ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब तक समाप्त हो। भोजन मुझे आज निस्वाद लग रहा था। जब पास होने के बाद ये तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले ली जाए। इतने तिरस्कार के बाद भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से जाने ना देता। पढ़ता भी था, मगर बहुत थोड़ा, सिर्फ इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना। खुद पर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ था वो फिर और फिर वही शोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान, संयोग से मैं फिर पास हुआ। भाई साहब, मैंने बहुत मेहनत नहीं की, कैसे दर्जे में अव्वल आ गया मुझे खुद आश्चर्य है। मगर भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। रात में 10 बजे तक इधर, भोर में 4 बजे से उधर, 6 से 9:30 स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई, मगर बेचारे फेल हुए। मुझे ऊपर दया थी। जब नतीजा सुनाया गया तो भाई साहब रो पड़े, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। भाई साहब, अगर मैं फेल हो गया होता तो भाई साहब को शायद इतनी तकलीफ ना होती। विधि का निगाह कौन डाल सकता? अब भाई साहब और मेरे बीच सिर्फ 1 साल का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उत्पन्न हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस अधिकार से मुझे तिरस्कार करेंगे। लेकिन मैंने अपने दिल से इस कुटिल विचार को बलपूर्वक निकाल दिया। अरे भाई, वो मुझे मेरे हित के लिए तो डांटते हैं, मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, लेकिन शायद ये उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं पास होता जाता हूं दरअसल, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब थोड़ा नर्व पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने शांत रहना उचित समझा। मेरी सच्छुता भी बढ़ी और मैं भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित उपयोग उठाने लगा।
लाभ उठाने का। मुझे इन दिनों कनकौए उड़ाने का एक नया शौक पैदा हो गया। अब दिन का सारा समय पतंगबाजी की भेंट होने लगा। भाई साहब का अदब भी करता था, इसीलिए उनसे नजर बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, सभी समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाने लगी। भाई साहब को यह संदेह न होने देना चाहता था कि मेरी नजर में उनका लिहाज और उनका सम्मान अब कम हो गया। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर जब मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जाता था, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो अपने पतन की ओर चला जा रहा था, वैसे ही जैसे स्वर्ग से निकली हुई आत्मा किसी नए संस्कार को ग्रहण करने जा रही हो। बच्चों की एक पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने दौड़ रही थी। सभी आसमान में उस पतंग के साथ उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल था। ना कोई गाड़ियां, ना कोई ट्राम, ना कोई मोटर कार। सहसा मेरी मुठभेड़ भाई साहब से हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ा और उग्र भाव से बोले, इस तरह बाजारी लड़कों के साथ ठेले भर के कनकौए उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब तुम कितनी जमात में नहीं हो, कम से कम अपनी पोजीशन का तो ख्याल करो। मैं कितने ही 8वीं जमात पास वालों को जानता हूं जो नायब तहसीलदार हैं, कितने ही मिडिलचों को जानता हूं जो डिप्टी मजिस्ट्रेट और कमिश्नर हैं, कितने ही 8वीं पास वालों को मैं जानता हूं जो अपने सक्षम लीडर और समाचार पत्रों में संपादक हैं। तुमने दो जमाते का पास करके तुम्हारा सिर ही फिर गया। तुम सही हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसी जगह किस काम की अपने ही आत्मसम्मान की हत्या कर डालो। तुम शायद ये अपने मन में सोच रहे हो कि अब तो मैं भाई साहब से केवल एक दर्जा ही कम रह गया हूं, अब उन्हें डांटने का कोई हक नहीं। लेकिन तुम्हारी ये गलती है। मैं अभी तुमसे 5 साल बड़ा हूं और जिंदगी में तुमसे ज्यादा मुझे तजुर्बा है। हो सकता है कि तुम अगले साल मेरी जमात में आ जाओ। अब परीक्षकों में यही हर बात हो सकता है, मेरे सब कुछ आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मैं तुमसे 5 साल बड़ा रहूंगा और ये अधिकार तो खुदा मुझसे नहीं छीन सकता। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। अम्मा ने हमारी कौन सा दर्जा पढ़ लिया, दादा तो शायद 5वीं दर्जे के आगे बढ़े नहीं, लेकिन तो हमको और तुमको समझाने का पूरा अधिकार है। इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको हमसे और ज्यादा दुनिया का ज्ञान है। अमेरिका में कौन सी राज व्यवस्था है, चार्ल्स ने कितने बच्चे दिए, या आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये सब उन्हें पता हो चाहे ना पता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको हमसे तुमसे ज्यादा दुनिया का ज्ञान है। दया न करे कल मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूलेंगे, दादा का काम लिखने का वापस कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर दादा तुम्हारी जगह होंगी ना तो उनके हाथ पांव नहीं फूलेंगे, वो पहले मर्ज को समझकर उसका इलाज करेंगे, अगर नहीं संभल में तब डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो बड़ी चीज है। अपने हेडमास्टर साहब को ले लो, एमए है, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, 1000 रुपया कमाते हैं, लेकिन उनके घर का खर्च कौन चलाता है? उनकी माता जी। पहले वो खुद घर का खर्च चलाते थे, लेकिन क्या होता था, आधे महीने के बाद कर्जदार रहते थे। लेकिन जब से घर का प्रबंधन की मां के हाथ में गया ना, जैसे लगता घर में लक्ष्मी आ गई। एक बात तुम गांठ बांध कर रखो, तुम भले ही मुझसे एक दर्जा नीचे रह गए,
लेकिन मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं और मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। मेरे रहते तुम बेरान नहीं हो पाओगे, समझ लेना। भले ही मैं दिन भर पढ़ता रहता हूं, लेकिन तुमको मैं भटकने नहीं दूंगा। हो सकता है तुम्हें ये सब बातें अभी बिल्कुल सहज जैसी लग रही हूं। भाई साहब की इस नई युक्ति से मैं नतमस्तक हो गया। आज मुझे अपनी लज्जा का अनुभव हुआ और भाई साहब के लिए मन में श्रद्धा भी बढ़ी। मैंने सजल नेत्रों से कहा, परवेज मित्र, आप जो कहते हैं सब सच है। आपको मुझे कुछ भी कहने का अधिकार है, था और रहेगा। भाई साहब तो मुझे गले लगा लिया और बोले, खनकौवे उड़ाने के लिए मैं मना नहीं करता। खनकौवे उड़ाने का तो जीव मेरा भी करता है, लेकिन अगर मैं बेराह चलूंगा तो तुम्हें राह पर कैसे लेकर आऊंगा? आखिर तुम्हें संभालना ही तो मेरा कर्तव्य है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी और लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ा आता था। भाई साहब तो लंबे हैं, कूद कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए संस्था की तरफ से आप सभी के आभारी हूं। मैं बात परिचय करा दूं तो बड़े भाई साहब के कैरेक्टर में थे सुनील दीक्षित जी और छोटे भाई के कैरेक्टर में थे विक्टर अग्रवाल। और ये लोग तो आपको मंच पर दिख रहे थे। बहुत सारे लोग विलुप्त होते हैं और दिखते नहीं हैं, उनकी बड़ी अहम भूमिका हो और उनके बिना शायद मंच पर दिखना असंभव। तो मैं उनसे भी आपका नाम बता दूं। तो प्रस्तुति नियंत्रक थे मोहम्मद हैदर जी, सहायक निर्देशक में साथ दिया था रूपल अग्रवाल जी ने, संगीत में साथ दिया है विक्रम सिंह जी ने, लाइट में साथ दिया है संजय त्रिपाठी जी ने, और क्या नाम फोटो और वीडियोग्राफी में मतलब जो कला को अमर बनाती है, जो छोटा सा यंत्र होता है कैमरा, तो उसमें अनवर बेग जी ने, पोस्टर और बैनर में संजीव राजभर जी ने, मंच के व्यवस्थापक थे अमर राजभर जी। और इस मंच मतलब इस प्रस्तुति को यहाँ तक लाने में बड़ी भूमिका रही है उनकी, विशेष सहयोग रहा है डब्ल्यू सिद्दीकी और शायद कोई बाकी रह गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। हाँ कप्तान जो जहाज तो मेरा नाम अंशुमान दीक्षित है।
जो अच्छी चीजें थी और जो कमियां रह गई या त्रुटियां रह गई या जो भी गलतियां थी वो सब हमारी। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक चल करके आए। हाँ, एक साथी का हमारा नाम नहीं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं, जैसे पूरा नाम ही मैं नहीं जानता हूँ तो मैं आधा ही नाम ये ले रहा हूँ माफी के साथ। जय का बड़ा सहयोग रहा है।